welcome to our second live session here at Bernard Solicitors. Today I have with me immigration solicitor Qamar Bilal Hashmi, and he's very kindly offered to give up some of his time to answer some questions that we received in our last live. So I'll start with the first question from Mr. Ahmed, and his question for you, Mr. Bilal, today is: what is long residency, and what is the basis of applying for settlement on long residency, and how do our clients achieve that process? Ms. Shah, thank you very much for putting a question. Mr. Ahmed, आपने सवाल पूछा है, इसकी details मैं आज discuss करूँगा आप लोगों के साथ. First of all, on behalf of Bernard Solicitors, I welcome everybody joining the show, a live show or live program. This is a second live session we are producing, promoting ourselves, and I think that's the best way to come across and reach our audience amid this COVID-19 restrictions. Mr. Ahmed, जो सवाल आपने पूछा है इसकी डिटेल्स ये हैं कि अगर एक बंदा यूके में 20 साल गुजार लेता है तो पैराग्राफ 276 ऑफ इमिग्रेशन रूल्स कंप्लाइज, उसमें उसको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी. क्लीन इमिग्रेशन हिस्ट्री, नो ब्रीचेस ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज और कंटिन्यूस रेजिडेंस ऑफ 20 years इन द यूके. जब मैं एक्सप्लेन करूंगा 20 years continuous residence in the UK, the particulars are pretty much straightforward. However, when we go in detail, so we come to know that 20 साल जो गुजारेगा एक बंदा यूके में, तो वो 20 साल की हिस्ट्री in a sense he or she has to pin up in 20 years. तो 20 साल में उसकी जो लाइफ यूके में गुजरेगी, उस पूरी जिंदगी को उसने प्रेजेंट करना होगा होम ऑफिस के सामने. अब उसमें कुछ इश्यूज अराइज होते हैं कि बंदा सिरे से इलीगल है, तो अपने 20 साल कैसे इस्टेब्लिश करेगा. तो इसके लिए होम ऑफिस ने गाइडलाइंस बताई हैं कि द सोर्सेज ऑफ इमिग्रेशन रूल्स और द एविडेंस ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस मस्ट बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट पेपर वर्क से मुराद ये है कि वो एविडेंस जो उसकी अपनी ज़ाती रेफरेंसेस और सोर्स से ना आए, लाइक बैंक स्टेटमेंट्स, P60s, काउंसिल टैक्सेस, पिक्चर्स, रेफरेंस लेटर्स. सो ये जो चीज़ें सारी हैं हम इस हिसाब से उनको पूरा करना होगा कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली लाइफ और उसकी अपनी ज़िंदगी हमने पेपर वर्क पे इनलाइट करनी होगी. उसमें अब अगर देखा जाए कि इमिग्रेशन रूल्स में से ब्रीचेस है, तो ब्रीचेस से मुराद ये है कि वो 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रुकाओ कंटिन्यूसली, और उसका कोई इमिग्रेशन रूल्स के साथ साथ कोई ऐसा कानून जो ब्रीच ना हो रहा, मतलब क्रिमिनल एविडेंस उसका नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल सेंटेंसेस नहीं होनी चाहिए. अगर क्रिमिनल सेंटेंस है तो इट विल ड्रास्टिकली अफेक्ट हिज लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन. अब उसमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं कि एक बंदा अगर 20 साल गुजार रहा है यूके में, तो उसके पास अपने इलीगल रेजिडेंस के करके उसके पास पेपर वर्क काफ़ी लिमिटेड होगा. मतलब जब लिमिटेड पेपर वर्क से मुराद ये है कि जब वो जाएगा यूटिलिटी बिल्स के लिए, जब वो जाएगा अपने बैंक के लिए, अपने अकाउंट खोलने के लिए, तो ही हैज़ टू प्रोड्यूस हिज इमिग्रेशन स्टेटस इन द यूके. सो ही विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो पैराग्राफ 276 इन सब चीज़ों का एनविसेज करेगा और वो बताएगा कि मिस्टर अहमद, आपकी एप्लीकेशन 20 साल जो आप करना चाह रहे हैं उसमें प्रो एंड कॉन्स कैसे हैं, और उसके बाद फिर वो डिस्क्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अप्लाई करेगा कि आया आपका पेपर वर्क स्ट्रांग है. उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स आप होम ऑफिस को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी मेडिकल कंडीशंस भी आ सकती हैं, आपकी इम्पार्शियल सोर्सेज से एविडेंस भी आ सकता है. इसमें जो सबसे वीक एविडेंस होगा वो आपके रेफरेंसेस होंगे और पिक्चर्स होंगी, बिकॉज यू आर जनरेटिंग दैट एविडेंस ऑन योर ओन. इसका किसी इम्पार्शियल सोर्स से कंफर्मेशन नहीं हो रही. तो इसमें इट्स मोर और लेस जैसे ही 20 साल पूरे हों, आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो उसकी पर्टिकुलर्स को आप सीरियसली चेक करें और उसमें किसी किस्म का फ्लॉ नहीं होना चाहिए. और 20 साल से मुराद ये है कि आपके 2 डेकेड्स यूके में गुजरे हों, आपके पास इतना एविडेंस हो कि आप अपनी एप्लीकेशन को पिन अप कर सकें. अब उसमें बात यह है कि पेपर वर्क रिक्वायर्ड ईच ईयर एंड ईच मंथ, पिछले 20 सालों में हर महीने हर साल का एविडेंस आपके पास हो, ये कोई आइडियल सिचुएशन बनती है. हम अपने क्लाइंट्स से जब पेपर वर्क लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसके पास जो पेपर वर्क है वो उसकी यूके में एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा. फिर उसमें बात हुई है कि इम्पार्शियल सोर्स से पेपर वर्क जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल है.
वो पेपर वर्क जब सबमिट करेंगे हम होम ऑफिस को, तो उसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो उसमें फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या केस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल अप्लाई डिस्क्रेशन. अब डिस्क्रेशन की जब बात आएगी तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज नॉट बाउंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. उसके लिए जरूरी है कि उसका यूके में 20 साल का एविडेंस स्ट्रीमलाइन होना चाहिए. देन ही कैन आस्क एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ सेटलमेंट इन द यूके. अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको एज अ डिस्क्रेशन लेगा और इसको डिसाइड कर सकता है आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स बाय ग्रांटिंग 2.5 years डिस्क्रेशन, 10 years ह्यूमन राइट्स रूट, जिसके लिए उसको फिर भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी. और इन केस ऑफ हेवन फॉरबिड एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो फिर देयर आर राइट्स ऑफ अपील. उसमें सर्टेन एवेन्यूज हैं, उनको हम एक्सप्लोइट करेंगे और उन फोरम्स पे जाके जजेस के सामने अपनी एप्लीकेशन को मोर प्रिसाइसली और इन अप्रोप्रिएट मैनर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. मिस्टर अहमद, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. फिर भी कोई ऐसी चीज है तो आप हमें फॉरवर्ड करें, उस पर हम भी लुक इनटू इट. मिस शाह. Thanks, Mr. Bilal. दूसरा सवाल मिस फरजाना से, when she's completed 2 or more years with a settled partner in the UK, what are her entitlements to her human rights? Right. Miss Farzana, thank you for asking the question. इसमें अब सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने सेटल पार्टनर के साथ, मेरा ख्याल आप ये पूछना चाह रही हैं, अगर आप सेटल पार्टनर के साथ 2 साल पूरे कर चुकी हैं तो उन 2 सालों में आपकी इंटाइटलमेंट्स क्या हैं एज कोहैबिटिंग पार्टनर विद अ ब्रिटिश सिटीजन और अ सेटल्ड पर्सन. उसमें मिस फरजाना सिचुएशन ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ 2 साल कंप्लीट होने के बाद अपनी एप्लीकेशन के लिए होम ऑफिस को सबमिट कर सकती हैं कि मेरे 2 साल यूके में रहते हुए गुजर चुके हैं, और उसमें आपको कोहैबिटेशन का एविडेंस देना होगा जिसमें इम्पार्शियल सोर्सेज, अगेन योर यूटिलिटी बिल्स विद मिस्टर ABC, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपके 2 साल पूरे हो गए हों. उन 2 सालों में अगर आपने उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर चुकी हैं अंडर वन रूफ, तो केस वर्कर की तरफ से एट होम ऑफिस रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि आया यू एंड मिस फरजाना एंड मिस्टर ए, ये जो भी आपके पार्टनर, आप उनके साथ वेडिड कपल और अ रिलेशनशिप अकिन टू मैरिज, या आपका रिलेशनशिप उसके साथ एज अ पार्टनर एक छत के नीचे फाइनेंशियल लायबिलिटीज शेयर करते हुए गुजर चुका है. तो उसकी बेस पे वो इस चीज को असेस करेंगे, आया देयर इज अ फैमिली लाइफ एग्जिस्टिंग बिटवीन बोथ पार्टनर्स. उसकी बेस पे आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे. अब इसमें एक पॉइंट है कि आप क्या पेपर वर्क देंगी. अगेन इसमें वही पेपर वर्क आएगा जो कि इम्पार्शियल सोर्सेज से हो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बैंक स्टेटमेंट्स, फोन बिल्स, 2 items on your name and 2 items under Mr. A or your partner's name, together or separately one address. ये तो हो गया पेपर वर्क. अब आते हैं एक्चुअल लॉ की तरफ. Secretary of State or the case work on behalf of Secretary of State will determine the credibility, और वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया आपके पास क्या इश्यूज हैं कि आप अपने मुल्क वापस जाके पाकिस्तान या अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन करना चाहेंगे और कर सकती हैं, और क्यों नहीं कर रही. पहले तो वो यही होगा कि आप वापस जाएं और एंट्री क्लियरेंस करें पाकिस्तान से या अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, जिधर से भी आप बिलोंग करती हैं, एज अ स्पाउस और अ फियांसे of a person who is present and settled in the UK, either a British citizen or a person who has been granted indefinite leave to remain. However, अगर आपके circumstances ऐसे बनते हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जा पाती या अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं जाना चाहती और आपका रिलेशनशिप इतना मेच्योर हो चुका है कि आपके जाने से आपकी फैमिली फैब्रिक या फैमिली लाइफ कंटिन्यूटी को प्रॉब्लम होगा, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएंगी कि आई हैव अ फैमिली लाइफ विद माई पार्टनर, जो हमने 2 साल से ज्यादा का टाइम गुजार लिया है, और उसकी बेस पे आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन होगी, मोस्ट लाइकली बेस्ड अपॉन ह्यूमन राइट्स. इट्स FLR FP एप्लीकेशन जो आमतौर पे होम ऑफिस को भेजी जाती है विद द सपोर्टिंग पेपर वर्क एस्टैब्लिशिंग योर ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 8 फैमिली लाइफ ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 8 की बेस पे जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो होम ऑफिस उस पर सारे ड्रॉबैक्स और सारे एवेन्यूज को देखेगा, और उसके बाद वो एक एप्लीकेशन को डिटर्मिनेशन की तरफ लेके जाएंगे, और अगर वो आपको ग्रांट कर देते हैं तो इट विल बी अ 10 years पार्टनर रूट. और इफ दिस इज नॉट द केस देन वी हैव राइट ऑफ अपील, जिसमें हम आपके लिए करेंगे अपील, और उस अपील पे हमें
اپروپریٹ فورم ہوگا امیگریشن ٹرائبیونل جس پہ ہم آپ کی کیس کو نئے سرے سے اسٹیبلش کریں گے اور دیر آر لائکلیہڈ کہ امیگریشن ججز اس قسم کے کیسز میں راؤنڈ اپ کریں گے انفارمیشن کو اور دے آر گوئنگ ٹو میک اے ڈیسیژن بیسڈ اپون آرٹیکولیٹ فیملی لائف. So Ms. Farzana, hope I answered the query, and if you still have any other outstanding issues, please do contact us or send a question. I'll be able to reply that in further. So Ms. Shah. Thanks, Mr. Bilal. So Mr. Bakar is asking that those children who are born in the UK, when will they be able to seek British nationality? And what are their requirements? وقار صاحب آپ کا سوال ہے بچوں کے لیے کہ جو بچے یو کے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا فیوچر میں امیگریشن سٹیٹس کیا ہوگا اور وہ کیسے اس ملک میں اپنے ریزیڈنس کو میچور کر سکتے ہیں. Well, there are certain school of thoughts. 1983, post 1983 immigration rules drastically changed. اس سے پہلے یہ تھا کہ جو بچہ بھی یو کے میں پیدا ہوا by birth their immigration status has been established. وہ برٹش سٹیزن تھے لیکن 1983 کے بعد رولز چینج ہوئے اور by birth immigration status letters immigration status claim finished. اب یہ ہے کہ سچویشن کہ فرسٹ آف آل یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے پیرنٹس کی امیگریشن اسٹیٹس ہسٹری کیا ہے. اگر تو ٹائم آف برتھ برٹش چائلڈس میں مام اینڈ ڈیڈ ایدر آف دا پیرنٹس دونوں میں سے ایک برٹش سٹیزن ہے یا ان کے پاس سیٹل اسٹیٹس ہے تو بچہ آٹومیٹیکلی برٹش سٹیزنشپ لے لے گا. ہاں اگر پیرنٹس کے پاس کوئی امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہے تو اس میں پھر سچویشن ڈفرینٹ ہے. اس میں جو بچہ یو کے میں پیدا ہوا اگر وہ 10 سال پورے کر لیتا ہے 10 سال پورے کرتے ہی وہ اپنی انٹائٹلمنٹ اپنے بہاف پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اپلیکیشن کرے گا کہ میں 10 سال گزار چکا ہوں یو کے میں. سو بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد 10 سال گزرنے کے ساتھ ہی جو اپلیکنٹ ہوگا مائنر اپلیکنٹ وہ 10 سال کی بیس پہ نیشنلٹی اپلائی کر لے گا. اب اس میں اس بچے کی طرف سے ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ وہ برتھ سرٹیفکیٹ immunization book, school reports, medical reports اور پیرنٹس کی طرف سے ان کی امیگریشن اسٹیٹس کی کنفرمیشن جو بھی ان کا اسٹیٹس ہے وہ اپلیکیشن کی پری ریکوزٹس ہوں گے اور اس کے بیس پہ وہ اپلائی کرے گا. موسٹ لائکلی اٹس این اپلیکیشن ویئر وی کین سیک برٹش citizenship on the basis of 10 years after the birth of a child. تو وہ اپلیکیشن سکسیسفلی ہم اچیو کر لیں گے. ڈیوریشن یہ ہے اس پہ 2 سے 4 مہینے اور انٹرسٹنگلی چونکہ بچہ مائنر ہے تو ہوم آفس اس کو سٹیزنشپ سرٹیفکیٹ دے گا نہ کہ ان کو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے لیے بلائے بیکاز دے آر مائنرس. تو جیسے اس کو سٹیزنشپ سرٹیفکیٹ ملے گا the child has to make an application for British passport. That will be the second step towards the nationality. تو اس پہ برٹش پاسپورٹ کی اپلیکیشن usually take 4 to 8 weeks اور that's the second step towards the journey completing nationality in the UK. So hope I answered the question, Mr. Bakar. Thanks. Isha? Mr. Jamal is asking that those children who are born to an overstayer family who've completed considerable time in the UK, what will be their fate? جی مس شاہ آپ کی کوشچن جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے یو کے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس اگر اوور اسٹیئر ہیں تو ان کا فیوچر میں یا ان کا مستقبل میں کیا ہوگا امیگریشن اسٹیٹس ان کا انٹائٹلمنٹس کیا ہیں. یہ ویری کامن کوشچن بین آسکڈ frequently been asked by the immigration consultants being asked to the solicitors as well. اس میں اسٹریٹ اوے یہ کہنا کہ بچہ پیدا ہوا تو برٹش ہو جائے گا. میں پچھلے سوال میں جو وقار نے پوچھا اس میں یہی کہا گیا کہ وہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کے امیگریشن اسٹیٹس ان کے پیرنٹس کی کیا ہے. سیم لائک اگر ایک بچہ یو کے میں پیدا ہو رہا ہے تو فرسٹ آف آل دیکھنا ان کے پیرنٹس کے امیگریشن اسٹیٹس کیا ہے. آپ اس میں کلیئرلی پوچھ لیا کہ اوور اسٹیئرز پیرنٹس کے بچوں کا فیٹ کیا ہوگا. اب یہ کہنا کہ بچہ اگر یو کے میں پیدا ہوا اوورسیئر فیملی کے لیے تو اس پہ ایس ایچ کوئی ایسی اسٹریٹ اوے ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی سوری فار دا فون کال آئی تھنک جی بچے اگر یو کے میں پیدا ہوا اوورسیئر فیملی میں تو فرسٹ آف آل یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور اس کے ساتھ وہ برتھ سے کتنا عرصہ یو کے میں گزار چکے ہیں. یہ ایشوز ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے.
अब उसमें 7 साल गुजरते ही बच्चे के लिए एंटाइटलमेंट्स होती हैं. अब ये कहना कि बच्चा 7 साल पूरा कर ले तो स्ट्रेट अवे वो ब्रिटिश नेशनैलिटी या इंडेफिनिटली टू रिमेन ले लेगा. दैट्स द रॉन्ग परसेप्शन. उसमें कंसल्टेंट्स इमिग्रेशन सोलिसिटर्स ये पोर्ट्रे करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बेस पे बच्चे को हम 7 साल गुजारते ही इंडेफिनिट ले देंगे या सेटलमेंट कर लेंगे. ऐसा नहीं है. अगेन इसमें मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिस्क्रेशन. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट. इट्स अ डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन से मुराद ये है कि बच्चा अगर 7 साल पूरे कर रहा है, 7 साल पूरे होते ही उस बच्चे के लिए सर्टेन राइट्स या प्रिविलेजेस आ जाते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन को होम ऑफिस को भेजे, मतलब पेरेंट्स या उनका सोलिसिटर भेजे और इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि उनके राइट्स हैं और वो दे आर इस्टेब्लिश्ड एंड वो अपने माँ बाप के मुल्क वापस जाने में उसको क्या इश्यूज हैं. उसमें एक टर्म यूज करते हैं insurmountable obstacles. जब हम बोलेंगे what are the insurmountable obstacles, तो this is the question of fact. उसमें हमने ये देखना है कि बच्ची की पैदाइश के बाद वो 7 साल जब उसने गुजारे तो उन 7 सालों में how strong he has established his family life or her family life in the local fabric, social structure, उसकी लैंग्वेज, उसकी मेडिकल कंडीशंस. उसमें हमारा एक बड़ा अच्छा R वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारा एक रिपोर्टेड केस भी है एडम बर्नार्ड्स का अपना. उसमें हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि उसमें हमारे साथ जॉइंटर्स था, 7-8 फर्म ऑफ सोलिसिटर्स थी. तो उसमें हमारी अपील अपहेल्ड हुई और ये बताया गया कि बच्चा जो यूके में पैदा हुआ ही हैज सम सीरियस मेडिकल कंडीशंस. तो उस पे फिर वो डिस्क्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अप्लाई करके अपील स्टेज पे हमें फिर उनकी तरफ से रिलीफ मिला और बच्चा फैमिली को डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन. अब 7 साल की बेस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें फिर वो इशू है कि इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स क्या है. अगर तो बच्चे की मेडिकल कंडीशंस हैं और देन इट्स अ कंपैशनेट ग्राउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैशनेट ग्राउंड. उस पे हमारे पास बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है. लेकिन उसके अलावा अगर बच्चा या चाइल्ड बोर्न 7 साल गुजार चुका है, एजुकेशन उसकी हो चुकी है मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पे या उसकी फैमिली लाइफ की बेस पे. 7 years पॉलिसी की थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि 1996 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइक ओब्राइन था देन इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी नॉन एज DP 97 और 96. उसमें वो 7 years रूल्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि जो फैमिलीज बच्चों के साथ 7 साल गुजार चुके हैं दे आर इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन. देयर पोजीशन मस्ट बी असेस्ड बाय द होम ऑफिस एंड individually and keeping their all the aspects in their considerations, they may grant a discretionary leave. और उस वक्त ये था कि outside immigration rules. बाद में subsequently इस पे काफी debates हुई और parliaments ने उसमें Hansard start हुआ, debate start हुई. तो उस स्टेज पे पहुंचे कि ये जो rules थे इसमें जो लोग यूके में लीगल गुजार रहे थे लाइक स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग 7-8 years, उनके लिए इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अप्लाई कर सकें. तो फिर लेटर ईयर्स में 2012, 2016, 2018 सर्टेन डेवलपमेंट्स हैव बीन मेड. उसमें फिर उन्होंने ये किया कि इन रूल्स को उन्होंने फॉरवर्ड किया कि और स्ट्रीमलाइन कर दिया कि जो भी लोग इस मुल्क में रह रहे हैं उनके बच्चे अगर 7 साल के हो जाएं तो उनके लिए उन्होंने ये इस किस्म की एक अपॉर्चुनिटी रखी कि अपनी पोजीशन को क्लियर करें और अपने बच्चों के लिए जो लाइफ यूके में गुजार रहे हैं वो कितनी स्ट्रांग है और बच्चों को इस सॉर्ट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स में उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी यूके में गुजार चुके हैं. उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट कर ली, लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली और इसको असेस करके उनकी एप्लीकेशंस को वो कंसिडर करें. तो इसमें फिर वही बात है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि उनकी बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्कूल रिपोर्ट्स, मेडिकल कंडीशंस, फैमिली लाइफ, गुड कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स. सो इस सब चीज़ें मिलके एक एप्लीकेशन को अच्छा करने में मुमकिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि हम उनके लिए discretionary leave ले सकें. So Mr. Jamal, hopefully I have answered your question. I think this is for today. I think I need to conclude my conversation and I will pass over to Ms. Shah to make some concluding remarks and request for to allow us to conclude today's conversation. Ms. Shah. Thanks so much, Mr. Bilal, for your time today and your informative answers. I hope this provided a beneficial outlook on these questions, and feel free to keep them coming. We're going to be here every week, and we're going to continue to answer your queries.
and provide advice at a time of the COVID crisis, which is really crucial to us and what we believe in and helping our community. So thank you guys, and see you next week. Thank you very much. Thank you.